माया पंछी का समूह। अध्याय 13। डोलोरेस के साथ सजा। उस रात बड़े हॉल का डिनर हैरी के लिए सुखद अनुभव नहीं था। अम्बरिज के साथ उसकी मुठभेड़ की खबर बहुत तेजी से फैल गई थी, जो हॉगवर्ट्स के लिहाज से एक नया कीर्तिमान था। उससे चारों तरफ फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि फुसफुसाने वाले कोई परवाह नहीं थी कि हैरी उनकी बात सुन लेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो उम्मीद कर रहे हों कि वो भड़क कर दोबारा चिल्लाने लगेगा, जिससे वो उसकी कहानी उसी की ज़बानी सुन लेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि डंबलडोर ने जब उन्हें 2 महीने पहले ये बात बताई थी तो उन्होंने कैसे यकीन कर लिया था। हैरी, मुद्दे की बात यह है कि यकीन उन्हें तब भी नहीं था। चलो यहाँ से चलते हैं। उसने अपना छुरी कांटा नीचे रखा। रॉन हसरत भरी निगाह से अपने आधे छूटे एप्पल पाई को देखने लगा, लेकिन वो भी उनके साथ चल दिया। रास्ते भर विद्यार्थी उन्हें देखते रहे। हैरी ने हरमाइनी से पूछा, क्या मतलब है कि उन्होंने डंबलडोर की बात पर यकीन नहीं किया था? देखो, तुम समझ सकते हो उस घटना के बाद माहौल कैसा था। तुम लॉन में सेड्रिक की लाश लेकर लौटे थे। भूल भुलैया में क्या हुआ किसी ने नहीं देखा था। हमें तो सिर्फ डंबलडोर ने यह बताया कि तुम जानते हो कौन लौट आया था और सेड्रिक को मार डाला था और तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। जो सच है, हैरी ने जोर से कहा। हैरी, मैं जानती हूँ ये सच है। मेहरबानी करके मुझ पे चिल्लाना बंद करोगे? बात यह है कि सच्चाई विद्यार्थियों के दिल तक पहुंचे इसके पहले ही गर्मियों की छुट्टी में वो अपने अपने घर चले गए। 2 महीने तक उन्होंने ये पढ़ा कि तुम पागल हो गए हो और डंबलडोर सठिया गए हैं। गरुड़द्वार का हॉल लगभग खाली था। तकरीबन सभी विद्यार्थी नीचे बड़े हॉल में डिनर कर रहे थे। जब हैरी, रॉन, हरमाइनी आग के पास अपनी मनपसंद कुर्सियों पर बैठ गए तो क्रूकशैंक्स उछलकर हरमाइनी की गोद में चढ़ गई। हैरी लपटों को घूरता रहा, पस्त और थका हुआ महसूस कर रहा था। डंबलडोर ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? हरमाइनी अचानक चिल्लाई, जिससे हैरी और रॉन उछल गए। वो उस भयंकर औरत को हमें कैसे पढ़ाने दे सकते हैं, वो भी हमारे OWL ईयर में? गुप्त कलाओं से रक्षा के हमारे टीचर्स कभी बहुत अच्छे नहीं रहे, है ना? तुम जानती ही हो ये विषय कैसा है, हैरी ने कहा। हैग्रिड ने हमें बताया तो था, कोई भी ये काम नहीं करना चाहता है। लोग कहते हैं कि ये पद अभिशप्त है, लेकिन एक ऐसी औरत को ये काम देना जो दरअसल हमें जादू करने से रोक रही है। डंबलडोर आखिर क्या करना चाहते हैं? उन्होंने एक कोने से अपने स्कूल बैग उठाए और अंगीठी के पास वाली कुर्सियों पर दोबारा बैठ गए। विद्यार्थी डिनर करके लौट रहे थे। सबसे पहले हम स्नैप वाला काम कर लेते हैं, रॉन ने अपनी कलम स्याही में डुबोते हुए कहा। मून स्टोन के गुण और काढ़े बनाने में इसके उपयोग, वो बुदबुदाया। बोलते समय शब्द चर्मपत्र पर लिखे, शीर्षक के नीचे लाइन खींची, फिर हरमाइनी की तरफ उम्मीद से देखने लगा। लेकिन हरमाइनी उनकी बात नहीं सुन रही थी। वो तो कमरे के दूर वाले कोने की तरफ देख रही थी, जहां फ्रेड, जॉर्ज और ली जॉर्डन इस वक्त मासूम दिखने वाले फर्स्ट ईयर के बच्चों से घिरे बैठे थे। फर्स्ट ईयर के बच्चे कोई चीज चबा रहे थे, जो फ्रेड ने उन्हें एक बड़े पेपर बैग से निकाल के दी थी। नहीं, मुझे अफसोस है, उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। वो खड़ी होकर बहुत गुस्से में बोली। चलो रॉन। मैं क्या? रॉन ने कहा। निश्चित रूप से वो समय काट रहा था। नहीं, छोड़ो भी हरमाइनी, हम उन्हें टॉफियां बांटने से तो नहीं रोक सकते। तुम जानते हो वो टॉफियां नहीं है, बल्कि नासिका रक्त प्रवाह टॉफी या वमन स्त्राव टॉफी या मूर्छा आकांक्षा टॉफी। हैरी ने धीरे से जोड़ दिया। फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे एक एक करके बेहोश हो गए, कुर्सियों पर लुढ़क गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके सिर पर अदृश्य हथौड़ा मार दिया हो। बहरहाल हरमाइनी ने अपने कंधे ताने और सीधे उस तरफ गई जहां फ्रेड और जॉर्ज क्लिप बोर्ड लेकर खड़े थे और फर्स्ट ईयर के 2 बेहोश बच्चों को गौर से देख रहे थे। रॉन अपनी कुर्सी से आधा उठा, 1-2 पल के लिए अनिश्चितता से झूला और फिर हैरी से बुदबुदा कर बोला, मेरे जाने की क्या जरूरत है? उसने स्थिति को संभाल लिया है, ये कहकर वो कुर्सी में धंस गया। बस काफी है, हरमाइनी ने फ्रेड और जॉर्ज से कहा, जिन्होंने उसकी तरफ थोड़ी हैरानी से देखा। मैंने तुम्हें आज सुबह चेतावनी दी थी, तुम विद्यार्थियों पर घटिया चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। फ्रेड ने गुस्से में कहा, हम उन्हें इस काम के पैसे दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये खतरनाक हो सकता है। फ्रेड ने कहा, बकवास। शांत हो जाओ हरमाइनी, वो सही सलामत है, ली ने आश्वस्त करते हुए कहा। वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के पास गया और उनके खुले मुंह में बैगनी टॉफी रख दी। जॉर्ज बोला, हाँ देखो तो सही, वो होश में आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर के बच्चे अब हिलने डुलने लगे। कुछ तो ये देखकर सदमे में आ गए थे कि वो फर्श पर पड़े थे या अपनी कुर्सियों पर झूल रहे थे। ये देखकर हैरी को यकीन हो गया।
फ्रेड और जॉर्ज ने उन्हें चेतावनी नहीं दी होगी कि टॉफियां खाने के बाद क्या होगा। अच्छा लग रहा है, जॉर्ज ने दयालुता से काले बालों वाली एक छोटी लड़की से कहा जो उसके कदमों के पास लेटी थी। उसने कांपते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। फ्रेड ने गुस्से में कहा, ये बहुत बढ़िया है। देखो वो लोग जिंदा हैं, है ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कोई बीमार पड़ गया तो क्या होगा? हम उन्हें बीमार नहीं करना चाहते। हम पहले ही खुद पर इनका इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर तुम लोग ये करना बंद नहीं करोगे तो हमें सजा दोगी? फ्रेड ने पूछा। उसकी आवाज में मैं देखता हूं तुम ऐसा कैसे करती हो वाला अंदाज था। नहीं, हरमाइनी ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को बता दूंगी। ऐसा मत करना, जॉर्ज ने दहशत में कहा। उससे एक कदम दूर हट गया। मैं ऐसा ही करूंगी। फ्रेड और जॉर्ज को देखकर लगा जैसे उन्हें बिजली का झटका दे दिया गया हो। स्पष्ट था उन्हें हरमाइनी से इस धमकी की उम्मीद नहीं थी। हरमाइनी अपनी कुर्सी पर लौट आई। रॉन अपनी कुर्सी पर इतना नीचे झुक गया था कि उसकी नाक उसके घुटनों से टकरा रही थी। हरमाइनी ने जहर बुझे अंदाज में कहा, रॉन, तुमने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद। रॉन बुदबुदाया, तुमने स्थिति संभाल ही ली थी। हरमाइनी ने कुछ पल अपने खाली चर्म पत्र को देखा, फिर बोली, कोई फायदा नहीं है, मेरी एकाग्रता भंग हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। झटके से उसने अपना बैग खोला। हैरी ने सोचा वो अपनी पुस्तकें रखने वाली है, लेकिन हरमाइनी ने बैग में कुछ रखने के बजाय उसमें ऊन के 2 बुने अजीब आकार के सामान निकाले, फिर उन्हें अंगीठी के पास की टेबल पर सावधानी से रख दिया। फिर उसने उन्हें चर्मपत्रों के टुकड़ों और एक टूटी कलम से ढक दिया। इसके बाद वो उन्हें देखकर खुश होने लगी। तुम ये क्या कर रही हो? वो उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसे शक हो कि उसका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। घरेलू जिन्नों के लिए हैट रख रही हूँ, हरमाइनी ने कहा, पुस्तकें बैग में जमाने लगी। मैंने गर्मी की छुट्टियों में बनाया था, बिना जादू के बहुत धीमे बुन पाती हूँ, लेकिन अब स्कूल लौट आई हूँ तो बहुत जल्दी बहुत सारे बना लूंगी। तुम घरेलू जिन्नों के लिए हैट रख रही हो और उन्हें कचरे से ढक रही हो? हाँ, तुम गलत काम कर रही हो। तुम उन्हें धोखे से उनके हैट नहीं दे सकती। हो सकता है वो आजाद ना होना चाहते हो, तुम जबरदस्ती उन्हें आजाद करा रही हो। वो आजाद होना चाहते हैं। तुम हैट्स को छूने की जुर्रत मत करना रॉन, हरमाइनी ने तत्काल कहा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। वो मुड़ी और चली गई। रॉन ने तब तक इंतजार किया जब तक हरमाइनी चली नहीं गई। फिर उसने ऊन वाले हैट्स के ऊपर पड़े कचड़े को हटा दिया। कम से कम उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो क्या उठा रहे हैं, उसने दृढ़ता से कहा। खैर, अब हरमाइनी नहीं है तो निबंध लिखने का काम भी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें मून स्टोन के बारे में पता है? हैरी ने सिर हिलाया और उसने अपनी पुस्तकों को अपने बैग में रख लिया, ये जानते हुए भी कि कल सुबह उसे अफसोस होगा कि उसने अपना होमवर्क रात में पूरा क्यों नहीं किया था। मैं भी सोने जा रहा हूँ। कमरों तक जाने वाले दरवाजे की तरफ जाते समय वो सीमस के पास से गुजरा, लेकिन उसकी तरफ देखा नहीं। अगला दिन भी पिछले दिन की तरह स्याह और बारिश भरा था। नाश्ते के वक्त भी हैग्रिड स्टाफ टेबल से नदारद था। रॉन उत्साह से बोला, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज स्नैप का पीरियड नहीं है। हरमाइनी ने जमाई ली और कप में कॉफी डाल दी। वो किसी कारण थोड़ी खुश लग रही थी। जब रॉन ने पूछा तो उसने कहा, हैट चले गए हैं, ऐसा लगता है घरेलू जिन्नों को आजादी चाहिए। मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा, रॉन ने उसकी बात काटते हुए कहा। हो सकता है तुम्हारे हैट कपड़ों की गिनती में ना आते हों, वैसे भी वो मुझे हैट जैसे नहीं लग रहे थे, उनके गोले लग रहे थे। सम्मोहन के 2 पीरियडों के बाद रूपांतरण के 2 पीरियड हुए। प्रोफेसर फ्लिटविक और प्रोफेसर मैगोनिकल दोनों ही अपने पीरियड के शुरुआती 15 मिनट में पूरी क्लास को OWL के महत्व पर भाषण दे रहे थे। नाटे प्रोफेसर फ्लिटविक ने हमेशा की तरह किताबों के ढेर पर बैठकर अपनी चूं चूं करती आवाज में कहा, तुम सबको याद रखना चाहिए, ये परीक्षाएं तुम्हारे आने वाले सालों में तुम्हारे भविष्य पर प्रभाव डालेंगी। विद्यार्थियों ने जब 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक सम्मोहन मंत्रों को दोहराया तो प्रोफेसर फ्लिटविक के अनुसार उनके OWL में निश्चित रूप से वो आने वाले थे। रूपांतरण की क्लास की स्थिति इससे ज्यादा खराब नहीं थी तो इससे कम खराब भी नहीं थी। प्रोफेसर मैगोनिकल ने गंभीरता से कहा, मेरा मानना है इस क्लास का हर विद्यार्थी रूपांतरण में OWL हासिल कर सकता है, बशर्ते वो जमकर मेहनत करने को तैयार हो। नेविल ने अविश्वास भरी आवाज निकाली, हाँ, तुम भी लॉन्ग बॉटम?
तुम्हारे काम में कोई गड़बड़ नहीं है, बस आत्मविश्वास की कमी है। तो आज हम ओझल मंत्र का अभ्यास करेंगे। ये प्रकटीकरण मंत्रों से ज्यादा आसान है। उन्होंने सही कहा था। हैरी को ओझल मंत्र बेहद मुश्किल लगे थे। 2 पीरियड खत्म होने तक वो और रॉन घोंघू को ओझल नहीं कर पाए थे। दूसरी तरफ हरमाइनी ने तीसरी कोशिश में ही अपना घोंघा ओझल कर दिया था, जिस पर खुश होकर प्रोफेसर मैगोनिकल ने गरुण द्वार के लिए 10 बोनस पॉइंट दे दिए थे। वो इकलौती विद्यार्थी थी जिसे उस दिन का होमवर्क नहीं मिला था। होमवर्क इतना ज्यादा हो चुका था कि हैरी और रॉन दहशत में आ गए। उन्होंने लंच की छुट्टी में लाइब्रेरी में बैठकर काढ़े बनाने में मून स्टोन के उपयोगों के बारे में पढ़ा। जादुई प्राणियों की देखभाल की कक्षा में पहुंचने तक हैरी का सिर दोबारा दुखने लगा था। ड्रेको मैल्फॉय तेजी से डग भरता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। हमेशा की तरह उसके आसपास नाग शक्ति के चमचों का गैंग था। जिस तरह वो सब बार बार हैरी को देखते हुए हंस रहे थे, हैरी को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई उनके मजाक का विषय क्या होगा। सभी लोग आ गए? प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने गरज कर पूछा। तो शुरू करते हैं। मुझे इन प्राणियों के नाम कौन बता सकता है? उन्होंने अपने सामने रखे टहनियों के ढेर की तरफ इशारा किया। हरमाइनी का हाथ हवा में उठ गया। उसके पीछे मेल्फॉय उसकी नकल करते हुए उछला, जैसे जवाब देने के लिए उतावला हो। पेंसी पार्किंसन हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी चीख में बदल गई जब टेबल पर रखी टहनियां अचानक हवा में उछली और उनके सामने नन्हे पिशाचों जैसे छोटे छोटे प्राणी आ गए। वो लकड़ी के बने हुए दिख रहे थे। ओह! पार्वती और लेवेंडर ने उत्साह से कहा, जिससे हैरी बुरी तरह चिढ़ गया। लड़कियों, मेहरबानी करके आवाजें नीचे रखो, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने तीखी आवाज में कहा, और टहनियों जैसे दिखते प्राणियों के बीच भूरे चावल जैसी चीज बिखरा दी। वो तत्काल खाने लगे। हाँ, तो इन प्राणियों का नाम पता है मिस ग्रेंजर? काष्ठ जीव। ये वृक्ष रक्षक हैं। आमतौर पर उन पेड़ों में रहते हैं जिनसे छड़ियां बनाई जाती हैं। गरुण द्वार को 5 पॉइंट। किसी को मालूम है ये क्या खाते हैं? वुड लाइस। जिससे ये स्पष्ट हो गया कि हैरी को ऐसा क्यों लगा कि भूरे चावल के दाने हिल रहे थे। लेकिन परी अंडे भी अगर उन्हें मिल जाए। शाबाश, तुम्हें 5 पॉइंट और मिलते हैं। तो जब भी तुम्हें किसी ऐसे पेड़ की पत्तियां या लकड़ियां चाहिए हो जिनमें काष्ठ जीव रहता है, तो समझदारी इसमें है कि उसका ध्यान भंग करने के लिए इसे वुडलाइस का तोहफा दिया जाए। ये ज्यादा खतरनाक नहीं दिखते हैं, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये अपनी उंगलियों से इंसान की आंखें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तुम देख सकते हो इनके नाखून बहुत पेने हैं। अब तुम लोग एक काष्ठ जीव ले लो। मेरे पास इतने काष्ठ जीव हैं कि 3 लोग एक का अध्ययन कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ तुम सभी क्लास खत्म होने पर एक स्केच बनाओ और इनके शरीर के अंगों के नाम भी लिखो। अपने नुकीले चेहरे के पोर पोर से मुस्कुराते हुए ड्रेको मैल्फॉय हैरी के पास झुका। उसने सबसे बड़ा काष्ठ जीव चुन लिया, क्योंकि उसी समय प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक से हैरी हैग्रिड के बारे में पूछ रहा था। ड्रेको मैल्फॉय ने धीरे से कहा, शायद वो मूर्ख बुरी तरह घायल हो गया होगा। उसकी बात सिर्फ हैरी ही सुन पाया। हैरी ने अपने मुंह के कोने से कहा, अगर तुम चुप नहीं रहे तो शायद तुम भी घायल हो जाओगे। शायद वो अपने से ज्यादा बड़ी समस्या से जूझ रहा है। उम्मीद है तुम मेरी बात का मतलब समझ गए होगे। मैल्फॉय दूर चला गया। हैरी की तरफ मुड़कर देखता रहा। हैरी बीमार महसूस करने लगा। क्या मैल्फॉय को कुछ पता था? आखिर उसके पिता प्राणभक्षी थे। वो टेबल के पास से चलकर रॉन और हरमाइनी के पास पहुंच गया, जो घास पर कुछ दूर बैठे काष्ठ जीव को इस बात के लिए मना रहे थे कि वो तब तक स्थिर रहे जब तक वो उसकी ड्राइंग न बना ले। हैरी ने चर्मपत्र और कलम निकाला। उंकड़ू बैठकर फुसफुसाकर मैल्फॉय की कही बात बता दी। हरमाइनी ने कहा, देखो, मैल्फॉय हमें चिंता में डालना चाहता है, इसलिए चिंतित मत दिखो। उसे नजरअंदाज करना होगा। हैरी, ये लो, काष्ठ जीव को एक पल के लिए पकड़ो ताकि मैं उसके चेहरे की ड्राइंग बना सकूं। हैरी, मैल्फॉय से पंगा मत लो। ये मत भूलो कि वो अब प्रीफेक्ट है, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना सकता है। हैरी ने व्यंग से कहा, क्या पता मुश्किल जिंदगी कैसी होती है। रॉन हंस पड़ा, लेकिन हरमाइनी ने तेवरियां चढ़ा ली। मौसम ऐसा लग रहा था जैसे आसमान अब तक ये तय नहीं कर पाया था कि बारिश गिराना चाहता है या नहीं। ग्रीन हाउस के पास पहुंचकर हैरी ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हैग्रिड जल्दी से लौट आए, और ये मत कहना कि ग्रबली प्लैंक उससे ज्यादा अच्छी टीचर है। उसने धमकी देते हुए कहा, मैं ये नहीं कहने वाली थी।
हरमाइनी ने शांति से कहा। सबसे करीब वाले ग्रीन हाउस का दरवाजा खुला। 4th ईयर के कुछ विद्यार्थी बाहर निकले, जिनी भी साथ में थी। हाय, उसने पास से गुजरते समय उत्साह से कहा। कुछ पल बाद लूना लवगुड निकली, क्लास के बाकी विद्यार्थियों के पीछे चलने लगी। उसकी नाक पर मिट्टी लगी थी, बाल सिर के ऊपर बंधे थे। हैरी को देखते ही उसकी बाहर निकलती आंखें रोमांच से और बाहर निकल आईं। वो सीधे उसकी तरफ आने लगी। हैरी की कुछ सहपाठी उत्सुकता से उसे देखने लगे। लूना ने लंबी सांस खींची, बिना हाय हेलो के सीधे बोलने लगी। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कौन लौट आया है, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम उससे लड़े थे और उससे बचने। ठीक है, हैरी ने अजीबोगरीब तरीके से कहा। लूना बालियों की जगह पर नारंगी गाजर पहने थी। पार्वती और लेवेंडर उसकी तरफ इशारा करके हंसने लगी। तुम हंस सकती हो, लूना ने कहा। उसकी आवाज ऊंची हो गई थी। ऐसा लगा जैसे पार्वती और लेवेंडर उसकी अजीब बालियों की बजाय उसकी अजीब बातों पर हंस रही थी। वो आगे बोली, लोग ये मानते हैं ब्लीबरिंग हमडिंगर या क्रम्पल हॉर्न्ड स्नोर केक जैसी चीजें नहीं होती। वो सही सोचते थे, है ना? हरमाइनी ने अधीरता से कहा। लूना ने उसकी तरफ कहर ढाती निगाह डाली और चली गई। क्लास की तरफ जाते समय हैरी ने हरमाइनी से कहा, तुम उन लोगों को परेशान क्यों करती हो जो मेरी बात पर यकीन करते हैं? भगवान के लिए हैरी, तुम्हें उससे अच्छे समर्थक मिल सकते हैं। हैरी उन पंख वाले खतरनाक घोड़ों के बारे में सोचने लगा जिन्हें उसने हॉगवर्ट्स में आते समय देखा था। लूना ने उन्हें बताया था कि वो भी उन्हें देख सकती थी। उसका मनोबल कम हो गया। क्या वो झूठ बोल रही थी? लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में ज्यादा सोच पाता, अर्नी मैकमिलन उनके पास आ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, पॉटर, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अजीब लोग ही तुम्हारा समर्थन नहीं करते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी तुम पर 100% यकीन करता हूँ। मेरा परिवार हमेशा डंबलडोर के साथ है और मैं भी। बहुत बहुत शुक्रिया अर्नी, हैरी ने कहा। वो आश्चर्यचकित लेकिन खुश था। अर्नी के शब्द सुनकर लेवेंडर ब्राउन के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी से बातें करने के लिए मुड़ा तो उसे सीमस के चेहरे का भाव दिख गया, जो दुविधा और आवेश में था। किसी को ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि प्रोफेसर स्प्राउट ने OWL का महत्व बताना शुरू कर दिया था। जब गरुड़ द्वार के विद्यार्थी 1.5 घंटे बाद महल की तरफ लौटे तो वो थके हुए थे। उनके पास से ड्रैगन के गोबर की बदबू आ रही थी, जो प्रोफेसर स्प्राउट की प्रिय खाद्य थी। हैरी को भूख लग रही थी। 5 बजे सजा काटने अम्बरिज के पास जाना था, इसलिए वो गरुड़ द्वार टावर में अपना बैग रखे बिना सीधे डिनर करने चला गया। बहरहाल वो अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी उसे एक तेज और गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। ओए पॉटर, अब क्या हुआ? उसने थके अंदाज में बुदबुदाया। मुड़कर देखा, सामने एंजेलिना थी जो बहुत नाराज दिख रही थी। मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। वो सीधे उसके पास आई, उसके सीने में अपनी उंगली तेजी से घुसेड़ दी। तुमने ऐसा क्यों किया कि तुम्हें शुक्रवार को 5 बजे सजा काटने जाना पड़े? क्या? हैरी ने कहा। क्यों? ओह हाँ, कीपर के ट्रायल्स। अब जाके तुम्हें याद आया है? एंजेलिना गुर्राई। मैंने खास तौर पर क्विडिच पिच बुक कराई थी और अब तुमने फैसला किया है तुम वहां नहीं रहोगे। ये फैसला मैंने नहीं किया है। मुझे उस अम्बरिज औरत ने इसलिए सजा दी है क्योंकि मैंने उसे तुम जानते हो कौन के बारे में सच्चाई बताई थी। तुम उससे जाकर कह दो वो तुम्हें शुक्रवार को छोड़ दे। और मुझे परवाह नहीं है तुम ऐसा कैसे करोगे। अगर तुम चाहो तो तुम उसे बता सकते हो कि तुम जानते हो कौन तुम्हारे दिमाग का वहम है। बस इतना पक्का करो कि तुम वहां रहोगे। वो पलटी और चली गई। बड़े हॉल में दाखिल होते समय हैरी ने रॉन और हरमाइनी से कहा, मैं सोचता हूँ हमें पडलमियर यूनाइटेड टीम से पता करवा लेना चाहिए, कहीं ओलिवर वुड किसी प्रशिक्षण सत्र में मर तो नहीं गया। ऐसा लगता है उसकी आत्मा एंजेलिना में घुस गई है। गरुड़ द्वार के टेबल पर बैठते समय रॉन ने संदेह से कहा, तुम्हारे हिसाब से इस बात की कितनी संभावना है कि अम्बरिज तुम्हें शुक्रवार को छोड़ देंगे? 0 से भी कम, हैरी ने उदासी से कहा और अपनी प्लेट में चॉप्स रखकर खाने लगा। फिर भी मुझे कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना? और मैं उसके बदले 2 दिन सजा काटने का प्रस्ताव रखूंगा या ऐसी ही कोई और बात कहूंगा। उसने आलू का कौर निगलते हुए कहा। मुझे उम्मीद है वो आज रात को ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी। तुम्हें पता है हमें 3 निबंध लिखने हैं और ट्रिलोनी के सपनों की मूर्खतापूर्ण डायरी शुरू करनी है। रॉन ने आह भरी, छत की तरफ देखने लगा। लगता है बारिश होने वाली है। हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, उसका हमारे होमवर्क से क्या संबंध है?
कुछ नहीं, रॉन ने तत्काल कहा। उसके कान लाल हो गए। 5 बजने से 5 मिनट पहले हैरी ने बाकी दोनों से विदा ली और तीसरी मंजिल पर बने अम्बरिज के ऑफिस की तरफ चल दिया। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो चाशनी भरी आवाज आई, अंदर आ जाओ। वो सावधानी से अंदर गया और चारों तरफ देखने लगा। प्रोफेसर अम्बरिज दोबारा बोली, गुड इवनिंग मिस्टर पॉटर। हैरी चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। उनकी तरफ उसका ध्यान पहले इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो फूलों वाले दुशाले पहनी थी जो उनके पीछे वाले डेस्क के टेबल क्लॉथ से काफी मिलता जुलता था। गुड इवनिंग प्रोफेसर अम्बरिज, हैरी ने सख्त आवाज में कहा। बैठ जाओ। उन्होंने टेबल की तरफ इशारा किया जिस पर एक जालीदार टेबल क्लॉथ था। टेबल पर एक खाली चर्मपत्र पड़ा था जो स्पष्ट रूप से उसका इंतजार कर रहा था। प्रोफेसर अम्बरिज, इसके पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे एक एहसान चाहता था। उनकी बाहर निकलती आंखें सिकुड़ गईं। ओह हाँ, दरअसल मैं गरुड़द्वार की क्विडिच टीम में हूँ। मुझे शुक्रवार शाम को 5 बजे नए कीपर के ट्रायल्स में शामिल होना है और मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे उस दिन छुट्टी दे दें। बात पूरी होने से पहले ही उसे पता चल गया कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। ओह नहीं 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 मिस्टर पॉटर, तुम्हें घटिया खतरनाक लोकप्रियता पाने वाली कहानी सुनाने के लिए सजा दी जा रही है। सजाएं अपराधी की सुविधा से बदली नहीं जाती हैं। तुम कल 5 बजे यहाँ आओगे, परसों भी और शुक्रवार को भी योजना के हिसाब से सजा काटोगे। हैरी को महसूस हुआ उसके दिमाग का खून उबल रहा था। उसके कानों में जोरदार आवाज आ रही थी। तो वो घटिया खतरनाक लोकप्रियता पाने वाली कहानियां सुना रहा है। अच्छा। अम्बरिज एक तरफ सिर झुकाकर उसे देखती रही, मुस्कुराती रही, ये देखने के लिए कि वो दोबारा कब चिल्लाना शुरू करेगा। मिस्टर पॉटर, तुम्हें कुछ लाइनें लिखनी है। हैरी अपना बैग खोलने के लिए झुका, लेकिन अम्बरिज ने कहा, नहीं मिस्टर पॉटर, अपनी कलम से नहीं, मेरी खास कलम से। उन्होंने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ तुम लिखो, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। कितनी बार? हैरी ने भी विनम्रता की जोरदार नकल करते हुए पूछा। अम्बरिज ने कहा, ओह, जब तक ये सबक तुम्हारे अंदर धंस न जाए, शुरू हो जाओ। वो डेस्क पर बैठ गईं, चर्मपत्रों के ढेर पर झुक गईं। उन्हें देखकर लग रहा था कि निबंध जांच रही होंगी। हैरी ने कहा, आपने मुझे स्याही तो दी ही नहीं। ओह, उसकी जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। हैरी ने कलम चर्मपत्र पर रखकर लिखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकल गई। उसके चर्मपत्र पर जो शब्द उभरे थे वो लाल स्याही में चमक रहे थे। उसी समय वो शब्द हैरी के दाहिने हाथ के पीछे उभर गए थे, उसकी चमड़ी को भेद गए थे। हैरी ने अम्बरिज की तरफ देखा, वो उसे देख रही थी। उनका चौड़ा मुंह मुस्कुराहट में फैल गया था। हाँ बोलो। कुछ नहीं। हैरी ने अपने चर्मपत्र की तरफ देखा। उसने फिर लिखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके हाथ में तेज दर्द महसूस हुआ। हैरी ने बार बार चर्मपत्र पर शब्द लिखे। उसे जल्दी ही पता चल गया वो स्याही से नहीं बल्कि अपने खून से लिख रहा था। बार बार शब्द उसके हाथ के पिछले हिस्से में घाव बनाते रहे, ओझल होते रहे। अम्बरिज की खिड़की के बाहर अंधेरा छा गया। हैरी ने ये नहीं पूछा कि उसे जाने की इजाजत कब मिलेगी। उसने घड़ी की तरफ भी नहीं देखा। वो जानता था कि अम्बरिज उसे कमजोर देखना चाहती है और वो कोई कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, भले उसे सारी रात बैठना पड़े और इस कलम से अपने हाथ पर घाव बनाना पड़े। यहाँ आओ, उन्होंने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने घंटों बाद ये बात कही हो। वो उठकर खड़ा हो गया। उसका हाथ दुख रहा था। घाव तो भर गया था लेकिन वहां की चमड़ी लाल पड़ गई थी। हाथ बढ़ाओ, उन्होंने कहा। हैरी ने हाथ बढ़ा दिया। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर देखा। हैरी का कांपने का मन हुआ जब उन्होंने हाथ को अपनी मोटी गांठदार उंगली से छुआ जिस पर वो कई बदसूरत अंगूठी पहने थी। अभी ज्यादा गहरी छाप नहीं छूटी है। कोई बात नहीं, कल शाम को दोबारा कोशिश करेंगे। तुम जा सकते हो। हैरी बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल गया। स्कूल सुनसान था। वो धीरे धीरे गलियारे में गया और जब उसे यकीन हो गया कि उसके दौड़ने की आवाज अम्बरिज को नहीं सुनाई देगी तो वो दौड़ने लगा। उसके पास ओझल मंत्र का अभ्यास करने का समय नहीं था। उसने सपनों की डायरी में एक भी सपना नहीं लिखा था, ना ही कास्ट जीव की ड्राइंग पूरी की थी, ना ही निबंध लिखी थी। अगली सुबह उसने नाश्ता नहीं किया ताकि ज्योतिष के एक आध दो मन गढ़ंत सपने लिख ले। उनकी पहली क्लास थी। ये देखकर उसे हैरानी हुई कि अस्त व्यस्त हुलिये वाला रॉन भी ऐसा ही कर रहा था। तुमने कल रात को ये काम क्यों नहीं किया?
हैरी ने पूछा जब रॉन प्रेरणा की तलाश में हॉल के चारों तरफ घूर रहा था। क्योंकि रात को जब हैरी कमरे में आया था तो रॉन गहरी नींद में सो रहा था। रॉन ने बुदबुदाकर जवाब दिया, कोई दूसरा काम कर रहा था। फिर वो अपने चर्मपत्र पर झुका और कुछ शब्द लिख दिए। ये काफी होगा। उसने अपनी डायरी धाड़ से बंद कर दी। मैंने लिखा है, मैं नए जूते खरीदने का सपना देख रहा था। वो जल्दी ही एक साथ उत्तरी मीनार की तरफ गए। अमरीश की सजा कैसी रही? उन्होंने क्या करवाया? कुछ लाइनें लिखवाई। हैरी एक पल झिझका और जवाब दिया। रॉन ने कहा, ये ज्यादा बुरा तो नहीं है ना? नहीं। रॉन ने सहानुभूति भरी आह भरी। हैरी के लिए ये दिन बुरा था। ये रूपांतरण में उसके सबसे बुरे दिनों में एक था, क्योंकि ओझल मंत्र का उसने बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया था। लंच के घंटे में उसने कास्ट जीव की ड्राइंग पूरी की। इस दौरान प्रोफेसर मैगोनिकल, प्रोफेसर ग्रबली, प्लैंक, प्रोफेसर सिनेस्ट्रा ने उसे नया होमवर्क दे दिया। उसे इस होमवर्क के उस शाम को पूरा होने की कतई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसे अम्बरीश के पास सजा काटने जाना था। इन सब के ऊपर एंजेलिना जॉनसन ने उसे एक बार फिर धर दबोचा। जब उसे ये पता चला कि शुक्रवार को कीपर के ट्रायल्स में शामिल नहीं हो पाएगा तो उसने हैरी को बताया कि हैरी का नज़रिया ठीक नहीं है और टीम के खिलाड़ियों से उम्मीद की जाती है कि वो क्विडिच के प्रशिक्षण को अपने बाकी कामों से ऊपर रखेंगे। जब वो दूर चली गई तो हैरी चिल्लाया, मुझे सजा मिली है। मैं क्विडिच खेलना चाहूंगा या उस बूढ़ी मेढकी के साथ कमरे में बंद रहना चाहूंगा? तुम्हें क्या लगता है? संतोष की बात है, तुम्हें सिर्फ लाइनें लिखनी है, हरमाइनी ने तसल्ली दी। हैरी ने अपना मुंह खोला लेकिन बंद कर लिया और सिर हिला दिया। उसे दरअसल ये पता नहीं था कि वो रॉन और हरमाइनी को अम्बरीश के कमरे में होने वाली घटना के बारे में क्यों नहीं बता रहा है। वो तो सिर्फ इतना जानता था कि वो उनके चेहरे पर दहशत के भाव नहीं देखना चाहता। इससे स्थिति और बिगड़ जाएगी। उसे उसका सामना करने में ज्यादा मुश्किल होगी। उसे ये भी हल्का एहसास था कि ये उसका और अम्बरीश का आपसी मामला है। ये उन दोनों की इच्छा शक्तियों का आपसी युद्ध है। वो उन्हें ये सुनने की संतुष्टि नहीं देना चाहता कि उसने इस बारे में शिकायत की थी। रॉन ने उदासी से कहा, मुझे यकीन नहीं होता हमें इतना सारा होमवर्क मिला है। तुमने कल रात को होमवर्क क्यों नहीं किया? हरमाइनी ने उससे पूछा। वैसे तुम कहाँ थे कल रात को? मैं टहलने चला गया था। हैरी समझ गया वो अकेला नहीं था जो कुछ छुपा रहा है। दूसरी सजा पहले जितनी ही बुरी थी। हैरी के हाथ के पीछे की चमड़ी ज्यादा जल्दी लाल हो गई और सूज गई थी। बहरहाल उसने अपने मुंह से एक भी दर्द भरी आह नहीं निकलने दी। ऑफिस में घुसने से लेकर आधी रात तक उसने गुड इवनिंग और गुड नाइट के बीच एक भी शब्द नहीं बोला। उसके होमवर्क की स्थिति चिंताजनक हो गई थी। गरुण द्वार हॉल लौटा तो जबरदस्त थकान के बावजूद अपने पलंग पर सोने नहीं गया। उसने किताब खोली, स्नैप का मून स्टोन वाला निबंध लिखने लगा। निबंध पूरा होते होते 2:30 बज गए। वो जानता था कि उसने खराब निबंध लिखा है, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता था। वो कैसा भी निबंध नहीं दिखाएगा तो स्नैप उसे सजा दे देंगे। फिर उसने प्रोफेसर मैगोनिकल के सवालों के जवाब घसीट मारे। इसके बाद प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के सवाल का जवाब लिखा कि कास्ट जीवों की सही देखभाल कैसे की जाए। फिर वो बिस्तर पर चला गया और कपड़े पहने पहने लुढ़क गया, तत्काल सो गया। गुरुवार थकान और कुहासे में गुजर गया। रॉन उनींदा दिख रहा था। हालांकि हैरी को उसका कारण नहीं समझ में आ रहा था। हैरी की तीसरी सजा भी पिछली 2 सजाओं की तरह कटी। फर्क सिर्फ इतना था कि 2 घंटे बाद मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए शब्द हैरी के हाथ के पीछे से ओझल नहीं हुए थे, वहीं पर बने रहे, खून की बूंदों में झिलमिलाते रहे। नुकीली कलम रुकने पर प्रोफेसर अम्बरीश ने ऊपर देखा। ओह, उन्होंने धीरे से कहा जब उन्होंने अपनी डेस्क के पीछे आकर उसके हाथ की जांच की। अच्छा है, इससे तुम्हें याद रहेगा, है ना? आज रात की तुम्हारी छुट्टी। क्या मुझे कल फिर आना होगा? हैरी ने अपना स्कूल बैग उठाया। ओह हाँ, प्रोफेसर अम्बरीश ने पहले जितनी ही चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है कि एक और शाम के काम से सबक थोड़ा गहरा चला जाएगा। हैरी ने पहले कभी नहीं सोचा था दुनिया में वो किसी टीचर से स्नैप से ज्यादा नफरत कर सकता था। लौटते समय उसे स्वीकार करना पड़ा कि स्नैप का एक प्रबल प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। उसने 7वीं मंजिल की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, वो बहुत बुरी है, बहुत बुरी, विकृत, पागल बुढ़िया। रॉन? वो सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर दाहिनी और मुड़ते ही रॉन से टकराते टकराते बचा, जो अपने झाड़ू के साथ लंबे लेक लेन की मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। हैरी को देखते ही वो हैरानी से उछला और अपनी नई क्लीन स्वीप 11 झाड़ू को पीठ के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? हैरी ने उसकी तरफ त्योरियां चढ़ाते हुए देखा।
तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ किस लिए छुप रहे हो? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं फ्रेड और जॉर्ज से छिप रहा हूँ। वो फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चों को लेकर अभी-अभी निकले हैं। मैं शर्त लगाता हूँ, वो उन पर प्रयोग कर रहे होंगे। मेरा मतलब है वो काम हॉल में तो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ हरमाइनी है। हैरी ने कहा, जब तुम उड़ नहीं रहे हो तो तुम्हारे हाथ में झाड़ू क्यों है? मैं अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें बता देता हूँ, लेकिन हंसना मत, ठीक? रॉन ने रक्षात्मक अंदाज में कहा। उसका चेहरा हर पल ज्यादा लाल होता गया। मैंने मैंने सोचा कि अब जब मेरे पास एक ठीक ठाक झाड़ू आ गई है तो मैं गरुड़ द्वार टीम का कीपर बनने की कोशिश करके देख लेता हूँ। ठीक है, अब हंसो। मैं नहीं हंसूंगा, हैरी ने कहा। रॉन ने पलकें मिचमिचाई। ये बहुत बढ़िया ख्याल है, अगर तुम टीम में आ जाते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने तुम्हें कीपर के रूप में खेलते नहीं देखा है, क्या तुम अच्छा खेलते हो? बुरा नहीं खेलता हूँ। छुट्टियों के समय खेलते समय चार्ली, फ्रेड और जॉर्ज मुझे हमेशा कीपर बनाते थे। तो आज शाम को प्रैक्टिस कर रहे थे। मंगलवार से हर शाम को कर रहा हूँ, लेकिन अकेले। मैं जादू से तूफान को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये काम आसान नहीं है और मैं नहीं जानता इससे कितना फायदा होगा। रॉन घबराया हुआ और तनावग्रस्त था। जब मैं ट्रायल्स देने के लिए पहुंचूंगा तो फ्रेड और जॉर्ज हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। जब से मैं प्रीफेक्ट बना हूँ वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो एक साथ हॉल की तरफ जाने लगे तो हैरी ने कटुता से कहा, काश मैं भी वहां होता। हाँ, तुम होते तो। हैरी, तुम्हारे हाथ के पीछे क्या है? हैरी ने अभी अभी अपने दाहिने हाथ से नाक खुजाई थी। उसने अपना हाथ छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसे उतनी ही सफलता मिली जितनी रॉन को अपनी क्लीन स्वीप झाड़ू छुपाने में मिली थी। ये तो बस खरोंच है, कुछ नहीं ये तो। लेकिन रॉन ने हैरी की बाह पकड़ ली। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही, जिस दौरान रॉन ने चमड़ी पर उभरे शब्दों को घूर कर देखा। फिर दहशत में आकर हैरी का हाथ छोड़ दिया। तुमने तो कहा था वो सिर्फ लाइनें लिखवा रही थी। हैरी झिझका। उसने रॉन को सच्चाई बता दी। खूसट बुढ़िया, रॉन ने नफरत भरी फुसफुसाहट से कहा जब वो उस मोटी औरत के सामने आकर रुक गए। वो पागल हो चुकी है। मैगोनिकल के पास जाओ, शिकायत करो। नहीं, मैं उसे ये जानने की संतुष्टि नहीं दूंगा कि उसने मुझे हरा दिया है। तुम्हें हरा दिया है? तुम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते, तुम्हें शिकायत करनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मैगोनिकल उनके मामले में कितना दखल दे सकती हैं। तो फिर डंबलडोर को बता दो। नहीं। क्यों नहीं? उनके दिमाग पर पहले ही काफी बोझ है। लेकिन असली कारण यह था कि हैरी डंबलडोर से मदद इसलिए नहीं मांगना चाहता था क्योंकि डंबलडोर ने जून के बाद उससे एक भी शब्द नहीं बोला था। देखो, मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, रॉन ने कहना शुरू किया, लेकिन तभी मोटी औरत ने उनकी बात काट दी, जो नींदी आंखों से देख रही थी और अब तंग आकर बोल पड़ी। तुम लोग पासवर्ड बोलोगे या मैं सारी रात जाकर तुम्हारी बातचीत खत्म होने का इंतजार करूं? शुक्रवार की सुबह सप्ताह के बाकी दिनों की तरह उदास और नम थी। हैग्रिड के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बजाय हैरी का दिमाग तत्काल अपनी ज्यादा गंभीर घटनाओं की तरफ चला गया। होमवर्क का अंबार जिससे उसे निपटना था, अम्बरिज के साथ एक और सजा। हैरी को उस दिन दो चीजों से संबल मिला। एक तो ये कि वीकेंड आ गया था, दूसरा ये कि हालांकि अम्बरिज के साथ उसकी आखिरी सजा निश्चित रूप से भयंकर होगी, लेकिन उनकी खिड़की से उसे क्विडिच पिच का दृश्य दिखेगा। अगर उसकी किस्मत अच्छी रही तो वो रॉन का ट्रायल्स देख सकता है। ये सच था। ये उम्मीद की बहुत हल्की किरणें थी, लेकिन हैरी हर उस चीज के लिए कृतज्ञ था जो उसके वर्तमान अंधेरे को रोशनी में ला सकता था। हॉगवर्ट्स के किसी सत्र का पहला सप्ताह इतना बुरा कभी नहीं गुजरा था। उस शाम को 5 बजे उसने प्रोफेसर अम्बरिज के ऑफिस पे दस्तक दी। उसे सचमुच आशा थी ये आखिरी बार होगा। अम्बरिज ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर पॉटर, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? हैरी ने कलम उठा ली, खिड़की के पार देखा। अगर वो अपनी कुर्सी 1 इंच दाहिनी तरफ सरका ले, टेबल से ज्यादा करीब आने के बहाने से उसने ऐसा कर लिया। दूर से उसे गरुड़ द्वार की क्विडिच टीम पिच पर ऊपर नीचे उड़ती दिख रही थी। इतनी दूर से ये बताना संभव नहीं था कि उनमें रॉन कौन सा था। हैरी ने लिखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके दाहिने हाथ का घाव खुल गया, खून बहने लगा। वो लिखता रहा,
घाव गहरा होता चला गया, उसकी कलाई से खून बहने लगा। उसने खिड़की के बाहर एक और नजर डाली। जो भी गोल पोस्ट की सुरक्षा कर रहा था वो बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा था। हैरी के देखते ही देखते केटी बेल ने कुछ सेकंड में 2 गोल कर दिए। उसे उम्मीद थी कि ये कीपर रॉन नहीं होगा। उसने दोबारा आंखें चर्मपत्र पर लौटाई जो खून से चमक रहा था। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब भी उसे लगता वो जोखिम ले सकता है वो बाहर देखने लगता। जब भी अम्बridge की कलम के चलने या डेस्क के दराज के खुलने की आवाज आती तो वो बाहर देख लेता। तीसरा गोलकीपर काफी अच्छा था, चौथा भयंकर था। पांचवें ने एक पहलवान को बहुत अच्छी तरह चकमा दिया, लेकिन एक आसान गोल नहीं रोक पाया। आसमान में अंधेरा छाने लगा था। हैरी को लगा वो छठे और सातवें गोलकीपर को नहीं देख पाएगा। चर्मपत्र पर अब उसके हाथ के पीछे से गिरते खून के निशान बन चुके थे। उसका हाथ दर्द के मारे सन्ना रहा था। रात हो चुकी थी। क्विडिच पिच अब बिल्कुल नहीं दिख रही थी। आधे घंटे बाद अम्बridge की आवाज आई, देखते हैं सबक अब गहराई तक गया है या नहीं। वो उसके पास आई और अपनी छोटी छोटी अंगूठीदार उंगलियां उसकी बाहों तक लाईं और फिर जब उन्होंने उसे पकड़कर उसकी चमड़ी पर खुदे शब्दों की जांच की तो हैरी को बहुत तेज दर्द हुआ। हाथ के पीछे नहीं बल्कि माथे के निशान पर। उसने उनकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। खड़े होकर उन्हें घूरने लगा। उन्होंने धीरे से कहा, इससे दर्द होता है ना? हैरी ने जवाब नहीं दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अच्छा मिस्टर पॉटर, मुझे लगता है तुम मेरा सबक समझ चुके हो, तुम जा सकते हो। उसने स्कूल बैग उठाया, जितनी तेजी से हो सकता था कमरे के बाहर चला गया। सीढ़ियों के ऊपर भागते हुए उसने खुद से कहा, शांत रहो शांत रहो। जरूरी नहीं इसका वही मतलब हो जो तुम समझ रहे हो। मिम्बुलस मिम्बल्टोनिया, उसने मोटी औरत से हाँफते हुए कहा जो आगे की तरफ झूल गई। एक जोरदार आवाज ने उसका स्वागत किया। रॉन उसकी तरफ भागता हुआ आया। उसका चेहरा खिला हुआ था। उसके हाथ के प्याले से बटर बियर उसके दुशाले के सामने वाले हिस्से पर छलक गई। हैरी, काम बन गया, मुझे चुन लिया गया है, मैं कीपर बन गया। क्या? ओह, बहुत बढ़िया, हैरी ने कहा। स्वाभाविक तरीके से मुस्कुराने की कोशिश की। उसका हाथ बुरी तरह दुख रहा था। उसे खून बह रहा था। बटर बियर पियो। रॉन ने उसकी तरफ एक बोतल बढ़ाई। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हरमाइनी कहाँ चली गई? वो वहां है। हरमाइनी ऊँघ रही थी। उसका गिलास उसके हाथ में डरावने ढंग से झूल रहा था। रॉन ने थोड़ा उदासी से कहा, जब मैंने उसे बताया तो वो बहुत खुश हो गई। उसे सोने दो, रॉन ने जल्दी से कहा। कुछ पल बाद हैरी का ध्यान इस तरफ गया कि फर्स्ट ईयर के कई बच्चे उनके आसपास खड़े थे। उनके चेहरों पर खून बहने के निशान थे। रॉन, यहाँ आकर देखो कि ओलिवर के पुराने दुशाले तुम्हें ठीक आते हैं या नहीं, केटी बेल ने कहा। हम उसका नाम हटा देंगे और तुम्हारा नाम लिख देंगे। जब रॉन चला गया तो एंजेलिना हैरी के पास आई। माफ करना पॉटर, मैं तुम पर थोड़ा ज्यादा भड़क गई थी। देखो, मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन वो अच्छा कीपर नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि वो थोड़े प्रशिक्षण के बाद ठीक हो जाएगा। वो अच्छे क्विडिच खिलाड़ियों के परिवार से है। सच कहूं तो मुझे उम्मीद है कि आज जो उसने प्रतिभा दिखाई है उसमें उससे कहीं ज्यादा प्रतिभा होगी। विकी फ्रॉबिशर और ज़ियाफ्री हूपर दोनों ही आज शाम को उससे ज्यादा अच्छी तरह खेले थे, लेकिन हूपर बहुत शिकायत करता है, हमेशा रोता रहता है और विकी हर तरह की सोसाइटी में उलझी रहती है। उसने खुद ये कहा कि अगर प्रशिक्षण उसके सम्मोहन क्लब की मीटिंग वाले दिन होगा तो वो सम्मोहन क्लब को प्राथमिकता देगी। इसलिए तुम्हें सुनिश्चित कर लो इस बार तुम वहां रहो और मुझ पर एहसान करना, रॉन की ज्यादा से ज्यादा मदद करना, ठीक है? उसने सिर हिला दिया। एंजेलिना एक बार फिर एलिसिया स्नेपेट के पास चली गई। हैरी हरमाइनी के पास बैठने इसलिए गया कि उसने अपना बैग रखा था तो वो झटके से जाग गई थी। ओह हैरी, तुम हो? रॉन के बारे में अच्छी खबर है ना? उसने उनींदी आवाज में कहा। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं हैट बनाने के लिए 1 बजे तक जागी थी। वो बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। हैरी ने गौर से देखा तो उसे नजर आया कि कमरे में चारों तरफ ऊन के हैट छुपे हुए थे, जहां बेखबर घरेलू जिन उन्हें अनजाने ही उठा सकते थे। ठीक है, अगर वो जल्दी ही अम्बridge के कमरे में हुई घटना किसी को नहीं बताएगा तो उसका पेट फट जाएगा। सुनो हरमाइनी, मैं अम्बridge के ऑफिस में बैठा था, उन्होंने मेरा हाथ छुआ। हरमाइनी ने गौर से सुना। जब हैरी ने बात पूरी कर ली तो वो धीरे से बोली, तुम इस बारे में चिंतित हो कि कहीं तुम जानते हो कौन क्विरिल की तरह उसे नियंत्रित तो नहीं कर रहा? हाँ, हैरी ने आवाज धीमी करते हुए कहा। इस बात की संभावना तो है ना?
शायद, हरमाइनी ने कहा, हालांकि उसे लग रहा था वो इस बात से सहमत नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसके शरीर पर उस तरह कब्जा कर सकता है जिस तरह क्विरिल के शरीर पर किया था। मेरा मतलब है वो दोबारा जिंदा हो गया है, उसके पास अपना खुद का शरीर है। हाँ, वो उस पर सम्मोहन शाप का इस्तेमाल कर सकता है। हैरी ने एक पल के लिए फ्रेड, जॉर्ज और ली जार्डन को बटर बियर की खाली बोतलें लहराते हुए देखा। लेकिन पिछले साल भी तो तुम्हारा निशान दुखा था, तब तो तुम्हें कोई छू नहीं रहा था। और क्या डंबलडोर ने ये नहीं कहा था कि इसका संबंध तुम जानते हो कौन की उस वक्त की भावनाओं से होगा? मेरा मतलब है शायद इसका अमृत से कोई लेना देना ही ना हो, सिर्फ संयोग हो। ये उसी समय हुआ जब उसने तुम्हें छुआ। वो बुरी औरत है, विकृत मानसिकता वाली, हैरी ने सपाट अंदाज में कहा। वो भयंकर है, लेकिन हैरी मुझे लगता है तुम्हें डंबलडोर को बताना चाहिए तुम्हारा निशान दुखा था। 2 दिन में दूसरी बार उसे डंबलडोर के पास जाने की सलाह दी गई थी। उसने हरमाइनी को भी वही उत्तर दिया जो रॉन को दिया था। हैरी, मुझे यकीन है डंबलडोर इस बारे में सुनना चाहेंगे। हाँ, हैरी ने कहा, और इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता उसके मुंह से निकल गया, मेरे बारे में सिर्फ निशान ही तो है जिसकी डंबलडोर को परवाह है ना? ऐसा मत कहो, ये सच नहीं है। मुझे लगता है मैं इसके बारे में लिखकर सीरियस को बता देता हूँ, देखते हैं वो क्या सोचता है। हैरी, तुम इस तरह की बात चिट्ठी में नहीं लिख सकते, हरमानी ने दहशत में आते हुए कहा। तुम्हें याद है ना मूडी ने क्या कहा था? ठीक है, मैं उसे नहीं बताऊंगा। हैरी चिढ़कर खड़ा हो गया। मैं सोने जा रहा हूँ, ये बात मेरी तरफ से रॉन को बता देना। ओह नहीं, हरमानी ने राहत में दिखते हुए कहा, अगर तुम सोने जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मैं भी सोने जा सकती हूँ। मैं बुरी तरह थक गई हूँ। हैट बनाने के काम में तुम चाहो तो कल मेरी मदद कर सकते हो। इसमें बड़ा मजा आता है, मैं इस काम में निपुण होती जा रही हूँ, अब मैं डिजाइन भी बना सकती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं ये काम करूंगा, मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है। वो लड़कों के कमरों की तरफ जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चल दिया। चलते चलते उसने देखा हरमाइनी थोड़ी निराश दिख रही थी।